हेलो दोस्तों, जीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी के एस, पी, डी और एफ क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। यानी उसके बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था और हम लोगों ने यह भी सीखा था कि किस तरीके से वर्ग, किसी भी तत्व का वर्ग हो या उसका आवर्त हो, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज उसके आगे लेकर के आपको चलते हैं और लेते हैं सेशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा तत्वों के गुणों में आवर्तता। तो देते हैं दोस्तों कि ये क्या होता है। हेडिंग डालते हैं हम लोग तत्वों के गुणों में आवर्तता। ठीक है, यानी देखते हैं क्या होती है आवर्तता। तो आवर्तता का मतलब क्या होता है, इसको अगर परिभाषित करना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के आवर्त में या वर्ग में तत्वों के गुणों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन क्या कहलाता है? होने वाला क्रमिक परिवर्तन आवर्तता कहलाता है। होने वाला क्रमिक परिवर्तन क्या कहलाता है? ये आवर्तता कहलाता है। तो यहां से एक छोटी सी परिभाषा आवर्तता की निकल करके आती है कि क्या होती है। तो यहां पर हो जाएगा आवर्त सारणी के आवर्त में या उसके वर्ग में तत्वों के गुणों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? आवर्तता कहलाता है। अब ये आवर्तता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये पूरी चीजें हम लोगों के सिलेबस में मेंशन किया है। टीजीटी के हो या एलटी के सिलेबस में पूरी तरीके से वो मेंशन किया हुआ है। जैसे हम लोगों को पढ़ना है परमाणु का आकार या इसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, या वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आवर्तता के अंतर्गत ही आती है। तो आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हम लोगों के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहली आवर्तता देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो आवर्तता है यानी ये है परमाणु का आकार, या इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या बोल देते हैं हम लोग? परमाणु त्रिज्या। यानी कि हम लोग क्या बोलिए, इसे हम लोग साइज ऑफ एटम या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एटॉमिक रेडियाई। क्या होता है ये? परमाणु का आकार या जिसे हम लोग बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, यानी कि साइज ऑफ एटम, या इसे बोलते हैं हम लोग क्या? एटॉमिक रेडियाई। क्या होती है देखते हैं। अगर परमाणु के आकार की बात करें या परमाणु त्रिज्या की बात करें तो दोनों का मतलब एक ही है। डिफाइन कैसे करेंगे इसे हम लोग, यानी कि किसी भी परमाणु के उदासीन परमाणु की बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे। किसी उदासीन परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। क्या बोला मैंने? किसी परमाणु के लेकिन परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा। यानी कि किसी उदासीन परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी परमाणु
त्रिज्या कहलाती है। ये रटना नहीं है दोस्तों, आपको बस एक फिगर के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होती है परमाणु त्रिज्या। एक छोटा सा फिगर के माध्यम से हम लोग इसे देखते हैं। जैसे मान लिया जाए, लेकिन परमाणु कैसा होना चाहिए, बस ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि परमाणु आपका कैसा होगा, उदासीन होगा। जो परमाणु है हमारा, वो परमाणु कैसा है, ये उदासीन है, यानी जिस पर ना तो धनावेश है और ना ही कैसा है ये ऋणावेश है। परमाणु कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए ये किसी भी परमाणु का क्या है, ये न्यूक्लियस है। किसी भी परमाणु का क्या है, ये नाभिक है, और ये जो है इस परमाणु के बाह्यतम कोष हैं। नाम दे देते हैं के कोष, यल कोष, और इसका नाम देते हैं यम, या आप चाहे तो नाम नंबर दे सकते हैं, पहला कोष, दूसरा कोष, या ये क्या है, तीसरा कोष है। यानी नाभिक के बाहर जो कोष हैं, अगर किसी भी परमाणु के, तो अगर मान लिया जाए कोई परमाणु है उसके 3 कोष हैं, तो अगर इस कोष में इलेक्ट्रॉन है, कोषों में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी, यही दूरी क्या कहलाएगी, आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। अगर सपोज करो किसी परमाणु के लिए बाह्यतम कोष ये होता है, दूसरा कोष, तो इस परमाणु के नाभिक और इस दूसरे कोष के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ये परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। ये बातें समझ में आ रही हैं? तो वो डिपेंड करेगा कि मतलब ये थ्योरी अगर आपको क्लियर है कि किसी उदासीन परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान लिया जाए ये परमाणु का क्या है, नाभिक है, ये परमाणु का नाभिक है, इस नाभिक और ये इस परमाणु का कौन सा कोष है, ये बाह्यतम कोष है, ये बाह्यतम कोष है। तो इस नाभिक और इस बाह्यतम कोष के, अगर तीसरा कोष अगर बाह्यतम है किसी भी परमाणु का, तो इस नाभिक और इस बाह्यतम कोष के बीच की जो दूरी होगी, जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, यानी आर क्या है, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या है, यानी परमाणु त्रिज्या को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आर से। ये आर क्या है, परमाणु त्रिज्या है। तो उस परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, वो परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। क्या इतनी चीजें क्लियर है सभी को दोस्तों? अगर देखिए आप लोग, जैसे हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ नियम पढ़े हैं, जैसे नियम ये है, रूल हमने पढ़ रखा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। नियम पढ़ा है हम लोगों ने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ रखा है पहला। दूसरा हमने पढ़ा है स्क्रोडिंगर तरंग समीकरण भी पढ़ रखा है। ये इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे बताने के लिए आपको, तो एक बार नोट कर लीजिए आप लोग इसे। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा है हमने, पढ़ा है डी ब्रॉगली समीकरण पढ़ रखा है। यानी ये सारे के सारे सिद्धांत अपने को ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की जो स्थिति होती है, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति निश्चित नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति निश्चित नहीं है, तो यानी कि जो परमाणु त्रिज्या का मान है वह एक निरपेक्ष मान ना होकर के एक सापेक्ष मान होगा। यानी इन सभी सिद्ध हाइजेनबर्ग क्या बताता है, हाइजेनबर्ग ये बताता है कि जो परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति होती है वो अनिश्चित होती है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी प्रूव करता है उसे। यानी अगर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति हमारी अनिश्चित है, यानी अगर ये निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, तो क्या फिक्स रेडियाई अपने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिक्स रेडियाई अपने को नहीं मिलेगी। और ये अगर फिक्स रेडियाई नहीं मिलेगी, यानी कि उस एटॉमिक रेडियाई का निरपेक्ष मान अपने को नहीं मिलेगा। यानी इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान निरपेक्ष ना हो करके, निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष मान होता है।
सापेक्ष मान होता है। कैसा मान होता है दोस्तों? सापेक्ष मान होता है, यानी एटॉमिक रेडियाई हमारी फिक्स नहीं होती है। क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको? तो ये थी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई पर फिर से रिकॉल कर लीजिए आप लोग। यानी एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणु त्रिज्या को ही परमाणु त्रिज्या को ही परमाणु का आकार। यहाँ पर 2πr से रिलेटेड कोई ऐसा नहीं होगा कि परमाणु गोलाकार है तो हम 2πr लगाएंगे, दुनियादारी नहीं करनी है इसमें। आपको सिर्फ परमाणु की त्रिज्या अपने को पता है तो परमाणु का आकार भी अपने को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। डेफिनेशन क्या होती है कि किसी उदासीन परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन परमाणु कैसा होना चाहिए आपका, उदासीन होना चाहिए, यानी उस पर ना तो धनावेश हो और ना ही क्या हो उस पर ऋणावेश हो। परमाणु त्रिज्या को प्रदर्शित किससे करते हैं हम लोग, आर से। कैपिटल आर कर लो या स्मॉल आर कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैंने आपको ये सारे के सारे नियम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सेकंड चैप्टर में, कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है। यानी ये सारे के सारे ये बताते हैं कि जो परमाणुओं के कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति निश्चित नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति निश्चित नहीं होती है तो परमाणु त्रिज्या का भी मान क्या होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए। यानी कि परमाणु त्रिज्या का निरपेक्ष मान ना मिलकर कैसा मान मिलेगा, एक रिलेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि एक सापेक्ष मान मिलेगा। निरपेक्ष मान ना मिल करके कैसा मान मिलेगा अपने को, सापेक्ष मान मिलेगा। देखते हैं दोस्तों आगे कि एटॉमिक जो रेडियाई है वो कितने प्रकार की होती है। तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। इसी के अंतर्गत है, यानी कि परमाणु त्रिज्या के प्रकार, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कि परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं दोस्तों परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है। पहला जो टाइप होता है इसका, यह होता है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या यानी कि कोवेलेंट रेडियाई या कोवेलेंट रेडियस कह लें आप लोग। ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या होती है। दूसरी जो होती है आपकी, ये होती है धात्विक त्रिज्या। मेटॉलिक रेडियस होती है, मेटॉलिक रेडियाई होती है। और जो तीसरा होता है ये होता है वैंडरवाल त्रिज्या। वैंडर वॉल रेडियस। एंड फोर्थ जो होता है आपका, ये होता है क्या आपका, आयनिक त्रिज्या। आयनिक रेडियाई। ये चार प्रकार की रेडियाई आपको पढ़नी है। सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वैंडरवाल त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में दो त्रिज्याएं आपको पढ़नी है। पहला पढ़ना है धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, एंड द सेकेंड वन इज पढ़ना है आपको ऋणायन की त्रिज्या। बस इतने प्रकार की रेडियाई इस एटॉमिक रेडियाई के अंतर्गत आपको पढ़नी है। तो एटॉमिक रेडियाई कुल कितने प्रकार की हो गई, टोटल कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार की एटॉमिक रेडियाई आपको पढ़नी है। डेफिनेशन मैंने बता दिया है आपको, प्रकार हो गया। अब सारे प्रकार को एक एक करके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या होती है सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और ये वैंडरवाल त्रिज्या, और इसकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सहसंयोजक त्रिज्या, सबसे पहले देखते हैं सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है। सहसंयोजक त्रिज्या कोवेलेंट रेडियाई,
यानी सबसे पहले हेडिंग है हमारा सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कोवैलेंट और रेडियाई। सहसंयोजक आपने बंध पढ़ा होगा, हालांकि इसके बाद का चैप्टर है, लेकिन आपने 9th में 12th में भी आपने पढ़ा और 11th में पढ़ा होगा। जितने भी बच्चे टीजीटी के या एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे बच्चे सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक बंध से वाकिफ होंगे। तो सेम फिनोमिनन यहाँ पर लेकर के चलना है कि सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। क्या बोला मैंने कि सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा इसकी होती है सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि दो परमाणु हैं, एक परमाणु है आपका ये और यह इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को थोड़ा छोटा बनाते हैं दोस्तों। और एक दूसरा परमाणु है ये आपका, जिसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, दो परमाणु है, दोनों परमाणु सेम है। मान लेते हैं एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, दोनों ये परमाणु है। दोनों परमाणु में कैसे हैं? सेम है। इनके नाभिकों के बीच का जो दूरी है, और नाभिक आप देख रहे हैं कौन कौन से हैं? नाभिक एक ये है और एक दूसरे परमाणु का नाभिक एक ये है। इनके बीच की दूरी जो है ये है। ठीक है, बॉन्ड कैसे बनते हैं आप जानते हैं कि जब दो परमाणुवीय ऑर्बिटल एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यानी उनके अतिव्यापन द्वारा क्या होते हैं? बॉन्ड बनते हैं। अब इनके बीच की जो दूरी है ये मैं मान लेता हूं r है। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो टोटल r है। सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ रहे हैं तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किससे? RC से। RC का मतलब है कोवैलेंट रेडियाई। RC का मतलब क्या है? कोवैलेंट रेडियाई है। तो यहां पर अगर इनके परमाणु अगर समान है तो इनकी अगर जो परमाणु त्रिज्या अपने को सहसंयोजक त्रिज्या इनकी क्या हो जाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या जो मिलेगी अपने को, ये मिलेगी कितनी? r/2 के रूप में। सहसंयोजक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, तो आधा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो सहसंयोजक त्रिज्या कितनी निकल करके आ जाएगी? अगर दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, ये नाभिक है इस परमाणु का, ये नाभिक है इस परमाणु का, दूसरे परमाणु का, और ये नाभिक है आपके पहले परमाणु का। नाभिक है पहले परमाणु का, तो पहले परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। और r ही क्या है यहाँ पे? r जो है ये बंध की क्या है? लंबाई है। ये बंध की क्या है? लंबाई है। तो अगर समान परमाणु हैं, अगर परमाणु कैसे हैं? समान परमाणु हैं,
जब परमाणु समान हो, जब परमाणु कैसे हो, समान हो, तो उस स्थिति में अगर अगर आपको सहसंयोजक त्रिज्या निकालनी है तो उस कंडीशन में सहसंयोजक जो त्रिज्या होगी, सहसंयोजक त्रिज्या बराबर किसकी हो जाएगी, बंध की लंबाई और बटे किसके, 2 के हो जाएगा। यानी अगर परमाणु समान है और आपको सहसंयोजक त्रिज्या निकालनी है तो ये हो जाएगा बंध की लंबाई बटे किसके, 2 के। क्यों? क्योंकि r यहां पर क्या है, बंध की लंबाई है। यानी अगर मैं सहसंयोजक त्रिज्या को मैंने आपको बताया कि अगर इसे rc से रिप्रेजेंट कर दें, अगर rc तो rc बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बंध की लंबाई जो है ये r और ये बाई किसके हो जाएगा, 2 के। rc इज इक्वल टू किसके, r बाई 2 के। लेकिन ये कब होगा, जब परमाणु कैसे होंगे, समान होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे Cl2 की बात करें, जैसे क्या बात करें हम लोग, Cl2 की। तो Cl2 के यानी एक Cl का एटम अगर हम ये मान लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, एक दूसरे Cl का एटम ये है और ये इसका न्यूक्लियस है ये, और इनके बीच की डिस्टेंस ये है, और ये एक Cl परमाणु है और ये क्या है, दूसरा Cl परमाणु। ठीक है, Cl2 का मतलब होता है Cl बॉन्ड Cl, और ये आप जान रहे हैं कि सहसंयोजक क्या है, बंध है। यानी एक Cl परमाणु दूसरे Cl परमाणु से एकल सहसंयोजक बंध द्वारा क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यानी ये Cl पहले वाले Cl परमाणु का नाभिक है, दूसरे वाले Cl, यानी ये Cl का पहला परमाणु है, Cl का दूसरा परमाणु है। तो यहाँ के इनके बीच की जो दूरी होती है ये होती है 0.98 यंगस्ट्रॉम के, 0.98 यंगस्ट्रॉम के। तो इस कंडीशन में यानी कि जो क्लोरीन है, Cl की जो सहसंयोजक त्रिज्या होगी, Cl की जो सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 0.98 वाई किसके, 2 के। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.49 एंगस्ट्रॉम के। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या को निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों सभी को? तो ये निकल करके क्या आ जाएगा आपका, ये निकल करके आ जाएगा इसकी सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या जब समान परमाणु होंगे तो बंध की लंबाई का अगर हम लोग आधा कर दें, बंध की लंबाई का क्या कर दें, आधा कर दें, तो उस कंडीशन में अपने को क्या मिल जाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या मिल जाएगा। लेकिन अगर सोचो, अगर दो अलग अलग परमाणु हो, दो क्या है, अलग अलग परमाणु हो, तो सहसंयोजक त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी देखते हैं दोस्तों। तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उस वाले कंडीशन में भी देखते हैं कि अगर परमाणु कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो देखते हैं उसके लिए भी क्या कंडीशन होती है, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यानी अगर मान लेते हैं कि परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो सहसंयोजक त्रिज्या आएगी, एक समीकरण होता है दोस्तों, स्टीफेंसन और सोमाकर समीकरण। यानी यहां पर मान लेते हैं परमाणु ये है और ये परमाणु कौन सा है, बी है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डी है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। परमाणु ए है, एक दूसरा परमाणु है बी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्टीफेंसन और सोमाकर ने एक समीकरण दिया था जिसे हम लोग स्टीफेंसन सोमाकर समीकरण के नाम से जानते हैं। उस फॉर्मूले से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। होगा क्या, यहाँ पे डी ए बी किसके बराबर आता है, ये आता है आर ए प्लस आर बी और माइनस 0.09 और ये हो जाता है आपका यक्स ए और प्लस किसके, यक्स बी के। ये स्टीफेंसन और सोमाकर समीकरण है। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से, सॉरी यहाँ पर यक्स ए माइनस एक्स बी होगा, यक्स ए माइनस एक्स बी। यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों हम लोग, काफी लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं, 0.09 ये प्लस में कर लेते हैं। तो यहां पर आप बहुत केयरफुली हैंडल करिएगा इसे। डी ए बी इज इक्वल टू किसके होता है, ये बराबर होता है आर ए प्लस आर बी और माइनस 0.09 यक्स ए माइनस किसके हो जाएगा, ये यक्स बी के हो जाएगा। जहां आर ए क्या है, ये परमाणु
ए की परमाणु त्रिज्या है और आरबी क्या है यहां पे, आरबी जो है परमाणु वी की परमाणु त्रिज्या है। आरबी क्या है यहां, परमाणु वी की परमाणु त्रिज्या है। यक्स ए क्या है यहां पे, यक्स ए जो है, यक्स ए यहां पर ए की वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता और यक्स वी जो है यहां पे वी की वैद्युत ऋणात्मकता है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों यदि यहां पर लिख देंगे आप लोग, यदि दो भिन्न 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 परमाणु हो, यदि अगर दो भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं तो यहां पर हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, DAB बराबर किसके हो जाएगा, RA प्लस RB माइनस 0.09 एक्स ए माइनस किसके, एक्स बी के। यानी ये जो समीकरण है, यानी उपरोक्त समीकरण स्टीवेंसन और सोमाकर समीकरण कहलाता है। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं इससे दोस्तों, स्टीवेंसन और सोमाकर समीकरण कहलाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टीवेंसन और सोमाकर समीकरण है, तो यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। DAB बराबर किसके आएगा, RA प्लस RB माइनस 0.09 और ये एक्स ए माइनस किसके हो जाएगा, ये एक्स बी के हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है सभी को। तो इस फॉर्मूले से जहां पर RA जो है किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या, यानी उससे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बी की परमाणु त्रिज्या निकाल करके यहाँ पे अगर हम लोग रख दें और उसकी वैद्युत ऋणता और ये सारी वैद्युत ऋणताएं रख दें, तो वहां पर हम लोगों को क्या डी की वैल्यू निकल आएगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल आएगी। और उसका आधा कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, दो भिन्न भिन्न परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्या अपने को मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों सहसंयोजक त्रिज्या। पूरी तरीके से मैंने आपको बताया कि सहसंयोजक त्रिज्या कितने कैसे होती है। तो सहसंयोजक त्रिज्या में दो प्रकार के आपने पढ़ा, एक तो जब परमाणु कैसे होते हैं, समान हो, दूसरा क्या होता है जब परमाणु कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न हो। किस तरीके से निकाला जाता है हम लोगों ने करके देखा भी। तो नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, ये पढ़ते हैं उसमें धात्विक त्रिज्या क्या होती है। तो मैं एक बार आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं नया टॉपिक धात्विक त्रिज्या। तो एक बार से आप इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है धात्विक त्रिज्या। क्या होती है धात्विक त्रिज्या, कैसे निकाली जाती है, सारी चीजें देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग है हमारा धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, मेटॉलिक रेडियाई, यानी क्रिस्टल में उपस्थित किन्हीं दो धातु परमाणुओं के अंतर नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। क्या बोला मैंने कि क्रिस्टल में उपस्थित किन्हीं दो धातु परमाणुओं के अंतर नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है और इसकी थ्योरी लिखते हैं। यानी किसी धात्विक क्रिस्टल, किसी धात्विक क्रिस्टल में दो धातु परमाणुओं के अंतर नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। धात्विक त्रिज्या कहलाती है।
तो ये थी इसकी डेफिनेशन दोस्तों। किसी धात्विक क्रिस्टल में दो धातु परमाणुओं के अंतर्नाभिकों के बीच की दूरी का आधार धात्विक त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है सभी को? अंतर्नाभिकों का मतलब यह है, जैसे देखिए आप लोग, अब एक धातु परमाणु दूसरे धातु परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा नहीं होता है। धातु का मतलब है धातु के एक टुकड़े से जिसमें धातु के ढेर सारे परमाणु होते हैं, जिनके बीच में कोई सहसंयोजक बंध ना होकर के धात्विक बंध होता है। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों कि जैसे मान लिया जाए यह एक धात्विक परमाणु है और यह उसका नाभिक है। ठीक है, यह एक धात्विक परमाणु है और यह उसका नाभिक है। इसी तरीके से यह एक दूसरा धात्विक परमाणु है। अरे मुझसे फिगर बनता नहीं है दोस्तों जल्दी, लेकिन मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, बस आप लोग देखिए, फिर भी नहीं बन रहा है। ये है और एक दूसरा धात्विक परमाणु अपने पास ये है। आप लोग समझ जाइए बस। चलो बन गया, एक दूसरा धात्विक परमाणु ये है। फिर भी सीधा नहीं बना है, आर्ट मेरी शुरुआत से ही कमजोर रही है। एक दूसरा धात्विक परमाणु ये है, एक दूसरा और एक पहला धात्विक परमाणु अपना ये है, इसका नाभिक ये है और यह दूसरे परमाणु का क्या है, नाभिक है। ये इनके बीच की दूरी है। अब यहां पर आप देखिए, जब सहसंयोजक त्रिज्या हम लोग पढ़ रहे थे तो एक परमाणु दूसरे परमाणु में इस तरीके से ओवरलैप कर रहा था, यानी सहसंयोजक बंध बनने की कंडीशन वहां पर शो की गई थी। यानी कि एक परमाणु का जो ऑर्बिटल होता है दूसरे परमाणु के ऑर्बिटल में क्या होता है, उसके क्षेत्रफल में प्रवेश किया हुआ होता है। जैसे हम लोग अतिव्यापन, अतिव्यापन की प्रक्रिया आपने उसमें पढ़ा, केमिकल बॉन्ड में पढ़ा होगा, शॉर्ट में थोड़ा सा, है ना। बाकी तो काफी हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे यहाँ पे। बाकी तो अतिव्यापन का क्षेत्र बड़ा लंबा है, संकरण है, अतिव्यापन है और सारी चीजें, तो यहाँ पर वो सब हमको पढ़ना नहीं है। जब केमिकल बॉन्ड शुरू करेंगे दोस्तों तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये पहले परमाणु का नाभिक है और ये क्या है, दूसरे परमाणु का नाभिक है। यहाँ पर आप देखिए दोनों के बीच की दूरी, मैं इसे धात्विक रेडियाई को इस तरीके से लिख देता हूं मैं कि इसे आरएम, एम फॉर मेटल से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे आरएम से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये पहले परमाणु का नाभिक है, दूसरे परमाणु का नाभिक है इनके। अब यहां पर देखिए इस धातु की त्रिज्या आर है और इस धातु की भी त्रिज्या क्या है, आर है। इस धातु की दोनों परमाणुओं के धात्विक जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है। यानी यहां पर जो परमाणु त्रिज्या निकल करके आएगी, यानी यहां पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी धात्विक क्रिस्टल में दो परमाणुओं के अंतर्नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होता है क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। जैसे कि यहां पर देखिए आप लोग, तो ये आरएम क्या है, यहाँ पे धात्विक त्रिज्या है। आपसे एक रिलेशन पूछता है धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या को लेकर के कि धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या में कौन बड़ा होता है, धात्विक त्रिज्या बड़ी होती है कि सहसंयोजक त्रिज्या बड़ी होती है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यानी बड़ी जो होगी आपकी धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या जो होती है अपनी, ये सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होती है, बड़ी होती है। देखने से ही क्लियर लग रहा होगा दोस्तों कि धात्विक त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है, क्योंकि आपने सहसंयोजक त्रिज्या इस तरीके से पढ़ा था। और ये इसका नाभिक है, इसका नाभिक। यहां पर देखिए एक दूसरे का क्षेत्र एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश किया हुआ है, सारे जो ऑर्बिटल हैं। तो इस कंडीशन में यहां पर त्रिज्याएं क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। यानी धात्विक त्रिज्या जो होती है सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। बस ये क्रम आपको याद रखना है, धात्विक त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में क्या होगी, बड़ी होगी। छोटी कौन सी होगी, सहसंयोजक त्रिज्या होगी। तो ये था दोस्तों आपकी धात्विक त्रिज्या। नेक्स्ट है वैन डर वाल त्रिज्या क्या होता है। तो वैन डर वाल त्रिज्या देखते हैं हम लोग, एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग देखते हैं वैन डर वाल त्रिज्या क्या होता है। या यहीं पर देख लेते हैं, स्पेस है हम लोगों के पास, हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या,
वैंडरवाल त्रिज्या। वैंडरवाल त्रिज्या, वैंडरवाल रेडियाई। क्या होती है वैंडरवाल रेडियाई? वैंडरवाल त्रिज्या जो पाई जाती है या अक्रिय गैस परमाणुओं के बीच में पाई जाती है या किन्हीं दो अणुओं के, दो समीपवर्ती परमाणुओं के बीच में पाई जाती है। यानी अणुओं के बीच में पाई जाने वाली जो त्रिज्या होगी वो कौन सी होगी? वैंडरवाल त्रिज्या होगी। या जो अक्रिय गैस परमाणु जो हैं, अक्रिय गैस जो तत्व हैं, उनके बीच में पाई जाने वाली त्रिज्या कौन सी हो जाएगी? आपकी वैंडरवाल त्रिज्या हो जाएगी। अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अक्रिय गैस तत्वों या अक्रिय गैस परमाणुओं अथवा अणुओं के दो समीपवर्ती, अणुओं के दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों बीच की दूरी का आधा वैंडरवाल त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वैंडरवाल त्रिज्या। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जो भी अक्रिय गैस तत्व जो होते हैं, उन अक्रिय गैस तत्वों में कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, अक्रिय गैस तत्वों के परमाणुओं के नाभिकों के बीच में कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, तो जवाब क्या होगा दोस्तों? वैंडरवाल त्रिज्या पाई जाती है। या दो अणुओं के, दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच में, या दो समीपवर्ती परमाणुओं में, या इस तरीके से कह दे आपसे कि दो अणुओं के बीच में कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, तो कौन सी त्रिज्या पाई जाती है? वहां पे वैंडरवाल त्रिज्या पाई जाती है। जैसे देखते हैं, जैसे मान लिया जाए यह एक किसी भी पदार्थ का अणु, एक अणु ये है, जैसे मान लेते हैं Cl2 ही है या A2 मान लेते हैं। एक अणु ये है और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहां पर तो सहसंयोजक त्रिज्या बनेगी। एक न्यूक्लियस ये है और एक न्यूक्लियस क्या है? ये है। ये पहला परमाणु है, सॉरी पहला अणु है ये। इसी तरीके से दूसरा अणु जो दिया गया है, दूसरा अणु ये है अपना, एक दूसरा अणु ये है जिसका एक न्यूक्लियस ये है और एक दूसरा न्यूक्लियस ये है। तो ये दो समीपवर्ती परमाणु कौन से होंगे? एक ये होगा, एक ये होगा। समीपवर्ती परमाणु ये हो जाएंगे। अब ये इनके नाभिक के बीच की जो दूरी है वो ये है। अगर परमाणु, इसे हम लोग लिख दें कि इसे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं आरबी से करते हैं। इसे हम लोग किसे करते हैं? आरबी से। अगर ये डिस्टेंस जो है ये आर है, ये डिस्टेंस क्या है? आर है, तो वैंडरवाल की जो त्रिज्या होगी, तो यहां पर मैं लिख दूं, क्लियर दिखेगा आपको। हाँ, वैंडरवाल त्रिज्या जो होगी, वैंडरवाल त्रिज्या क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आर बाई किसके? 2 के। वैंडरवाल त्रिज्या किसके आ जाएगी? ये आर बाई 2 के। जैसे कि एग्जांपल देखें, जैसे मान लिया जाए ये Cl2 का ही अणु है, ये Cl2 का है अणु है जिसका एक Cl2 परमाणु ये है और एक दूसरा Cl2 परमाणु ये है, जिसका एक Cl परमाणु ये है और एक दूसरा Cl परमाणु ये है। यानी एक Cl ये है, दूसरा Cl ये है। तो इन दोनों Cl के बीच की जो दूरी होती है ये होती है 3.60 एंगस्ट्रॉम की। तो इस कंडीशन में जो Rv की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 3.60 बाई किसके? 2 के। कैंसिल आउट करेंगे तो Rv की वैल्यू आएगी 1.8 के आएगा, 1.80 ये Rv आ जाएगा। यानी Rv का मतलब क्या है कि ये वैंडरवाल त्रिज्या है। अगर क्रम देखें हम लोग कि वैंडरवाल त्रिज्या, अगर आपसे ये क्रम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कि अगर ये क्रम पूछे कि धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या और इस वैंडरवाल त्रिज्या में, धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या और वैंडरवाल त्रिज्या में कौन सबसे बड़ा होता है,
कौन सी त्रिज्या क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो यहां आप ध्यान देंगे कि जो अपनी वैंडरवाल त्रिज्या है, वैंडरवाल त्रिज्या यह सबसे बड़ी होती है, यानी यह बड़ी होती है किसकी तुलना में, धात्विक त्रिज्या की तुलना में। और धात्विक त्रिज्या बड़ी होती है किसकी तुलना में, सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में। ये क्रम आप याद रखेंगे, यानी जो वैंडरवाल त्रिज्या है, वैंडरवाल त्रिज्या बड़ी होगी किससे, धात्विक त्रिज्या से, और धात्विक त्रिज्या बड़ी होगी किससे, सहसंयोजक त्रिज्या से। ये क्रम आप याद रखेंगे दोस्तों जरूर। आपसे ये पूछेगा कि सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होती है, तो क्या हो जाएगा वो, किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी हो जाएगी, वैंडरवाल त्रिज्या सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी कौन सी त्रिज्या हो जाएगी, सबसे छोटी, इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर है। तो ये था आपका 3 त्रिज्या मैंने आपको बता दिया। पहली त्रिज्या मैंने आपको बताई सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या है धात्विक त्रिज्या, तीसरी त्रिज्या है आपकी वैंडरवाल त्रिज्या। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं नेक्स्ट जो त्रिज्या है हमारी आयनिक त्रिज्या, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेशन का अगला टॉपिक, जो कि होगा क्या, आयनिक त्रिज्या। तो लेते हैं आयनिक त्रिज्या और सीखते हैं आयनिक त्रिज्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी की सारी चीजें देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, ठीक है, यानी आयनिक त्रिज्या क्या होती है। तो आप जानते हैं किसी भी आयनिक त्रिज्या, मैंने आपको बताया आयनिक त्रिज्या की अगर थ्योरी लिखनी हो तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी आयन के नाभिक और उसके आयनिक क्षेत्र में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। तो देखते हैं आयनिक त्रिज्या क्या होती है, यानी या शॉर्ट में डिफिनेशन लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी आयन की त्रिज्या, आयन की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। किसी आयन की त्रिज्या क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या। अगर थोड़ा सा लेंदी डेफिनेशन दें हम लोग, और भी बड़ा एक एथेंटिक लेवल पे डेफिनेशन अगर इसका देना चाहें तो हम लोग दे सकते हैं। यानी डेफिनेशन बनेगा ये कि किसी आयन के नाभिक, किसी आयन के नाभिक और उसके आयनिक क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है वो, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अगर अब ये आयन क्या होते हैं आप जानते हैं, आयन की परिभाषा जानते हैं सारे लोग। आयन क्या होता है, आवेश युक्त परमाणुओं या परमाणुओं का समूह ही क्या कहलाता है, वो आयन कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होते हैं धन आयन यानी कि पॉजिटिव आयन, एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव आयन, आई मीन ऋण आयन। इसी तरीके से आयनिक त्रिज्या भी कितने प्रकार की होगी, ये भी आपकी 2 प्रकार की होगी। पहली होगी कौन सी, धनायन की त्रिज्या, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, ऋणायन की त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या को हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं Ri से, I फॉर आयन हो जाएगा और R फॉर रेडियाई, आप जानते हैं। यानी कि आयनिक त्रिज्या के प्रकार की अगर बात करें हम लोग, आयनिक त्रिज्या के प्रकार, तो कितने प्रकार के सब होते हैं, सब 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप है ये होता है, मैंने आपको बताया इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, धनायन की त्रिज्या, और जो दूसरा होता है ये होता है क्या,
ऋणायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या। देखते हैं क्या होती है धनायन की त्रिज्या और क्या होती है ऋणायन की त्रिज्या। तो अगर इसकी थ्योरी देखें हम लोग, तो थ्योरी इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, किसी धनायन की त्रिज्या, किसी इस तरीके से लिखे, किसी धनायन के नाभिक और उसके आयनिक क्षेत्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? धनायन की त्रिज्या कहलाएगी। ऋणायन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा किसी ऋणायन के नाभिक, किसी ऋणायन के नाभिक और उसके आयनिक क्षेत्र के बीच की दूरी। क्या हो जाएगी? ऋणायन की त्रिज्या हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए कि अपने पास कोई मेटल है, अपने पास क्या है? एक मेटल है यम। अब ये मेटल जिस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये क्या है? उदासीन है। ये मेटल क्या है? उदासीन है। यह जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो बनाता है यम माइनस। क्या बनाता है? यम माइनस। या जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बनाता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बनाता है यम प्लस। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, निकाल रहा है, तो धनायन बनाएगा, और अगर ग्रहण कर रहा है तो फिर क्या बनाएगा? वो ऋणायन बनाएगा। यहां पर देखिए यम मेटल एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो बना रहा है क्या? यम प्लस। और यहां पर यह मेटल एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, यानी ग्रहण कर रहा है, तो क्या बना रहा है? ये यम माइनस। यानी अगर किसी भी परमाणु पर माइनस का चार्ज है तो यानी उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋणायन। और अगर प्लस का चार्ज है तो क्या बोलते हैं? उसे हम लोग धनायन बोलते हैं। बिल्कुल क्लियरली सब एक एक चीज समझते हैं दोस्तों। यानी इसको मतलब त्रिज्या, जो भी परमाणु त्रिज्या होगी, उससे संबंधित कोई भी टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो मेरी उम्मीद है, मेरा दावा है कि आपसे एक भी क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो गलत करके नहीं आएंगे। तो यानी जब ये सारी की सारी चीजें होगी, ऋणायन बन गया, धनायन बन गया। अब यहां पर आपको कंपेयर करना है कि किसकी त्रिज्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों में अगर बात करें तो जो धातु है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों में बात करें तो ऋणायन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अपने परमाणु स्वयं उस परमाणु की त्रिज्या से बड़ी हो जाएगी। कैसे होगी? देखते हैं क्या कारण होता है। सारी चीजें समझते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि क्यों बड़ा होता है। और यानी इस तरीके से हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, या पहले नोट करके हम लोग लिख लें, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के धनायन की त्रिज्या अपने परमाणु त्रिज्या की तुलना में, लेकिन परमाणु यानी ये उदासीन अवस्था की बात हो रही है, अपने परमाणु त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। जबकि ऋणायन की जो त्रिज्या होती है, ऋणायन की त्रिज्या अपने परमाणु त्रिज्या की तुलना में
परमाणु त्रिज्या की तुलना में बड़ी होती है। क्या होती है ये? बड़ी होती है। यानी अगर धनायन की त्रिज्या की बात करें तो इस परमाणु त्रिज्या की तुलना में क्या हो जाएगी, यहां पर ये निकलेगा क्या, धनायन की त्रिज्या। यहां पर अब अगर इस m+ की त्रिज्या की बात करें तो यहां पर क्या निकल के आएगा, धनायन की त्रिज्या। और ये उदासीन है तो इसका क्या निकल करके आएगा दोस्तों, परमाणु त्रिज्या। ये परमाणु त्रिज्या इसकी बात हो रही है। और ये हो जाएगा आपका क्या, ऋणायन की त्रिज्या। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है, क्या धनायन की त्रिज्या होती है, क्या ऋणायन की त्रिज्या होती है। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धनायन की त्रिज्या क्या होती है और ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों केस फर्स्ट, धनायन की त्रिज्या। पहला केस देखेंगे हम लोग, केस फर्स्ट है, परिस्थिति पहली है। लेते हैं हम लोग क्या, धनायन। ठीक है, धनायन जैसे मान लिया सर, एग्जाम्पल में हमने ले लिया, जैसे ये सोडियम है और ये Na+ है। ये सोडियम है जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना रहा है, Na+ बना रहा है। यहां तक सभी को क्लियर है? सोडियम परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना रहा है, Na+ बना रहा है। जब सोडियम उदासीन है तो इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। जब Na+ है तो यहां पर भी प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 11 है। प्रोटॉन क्या है, वही Z है, यानी परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक तो चेंज होगा नहीं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ये भी 11 है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10 है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10 है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें Na की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है इसकी तुलना में, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होगा। इसको कई तरीके से डिफाइन करेंगे दोस्तों हम लोग। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ तो रेडियाई क्या हो जाएगी, यानी कि आयनिक जो रेडियाई होगी वह बढ़ेगी। बात समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक हुआ तो आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें, जब यहां पर 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम होगा, जिससे Ri का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। Ri का मान क्या होगा, घट जाएगा यहां पे। यानी यहां पर Ri का मान बढ़ेगा और यहां Ri का मान क्या हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब देखिए यहां पे प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है, तो इस वाले केस में Z इफेक्टिव का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये Z इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियस द्वारा, नाभिक द्वारा बाह्यकोश के पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, यानी बाह्यकोश में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन जिस बल का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है, Z इफेक्टिव कहलाता है। यानी इसी को हम लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बोलते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, आगे इसको निकालना भी सीखेंगे दोस्तों हम लोग। तो जब प्रभावी नाभिकीय आवेश इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इस कंडीशन में Z इफेक्टिव का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान है, यह मान भी क्या होगा, यहां पे कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा।
ये पहला रीजन है इसका। अब दूसरा रीजन देखते हैं हम लोग कि दूसरा रीजन क्या है। तो जैसे मान लिया जाए ये सोडियम है, ये सोडियम धातु की मैं बात कर रहा हूं जो उदासीन है, ये उसका नाभिक है। ये है सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 281 होता है, 281 होता है। यानी यहां पर देखें अगर ये नाभिक है इसका, ये क्या है नाभिक है इस परमाणु का, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में कितने हैं 8, 1 2 3 ये 4 5 6 ये 7 और एक ये 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में है, और एक इलेक्ट्रॉन कहां पे है, यहां पे है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये इसकी क्या है रेडियाई है। लेकिन सपोज करो जब यह इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, ये बाहर निकाल दे रहा है, तो जब इस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल दे रहा है तो यहां पर देखिए इसकी रेडियाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी रेडियाई क्या हो जाएगी, इसकी रेडियाई कम हो जाएगी, इसकी रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं और यहां पर है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़े हुए हैं। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na प्लस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, ये आई 2,8 आई, यानी इस कोश से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, बाहर निकल गया। अब यहां पर इसकी रेडियाई आप देखेंगे तो यहां पर इसकी रेडियाई इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दूसरा कंडीशन है। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग धनायन की त्रिज्या को या किसी भी ऋणायन की त्रिज्या को। क्लियर है? यानी यहां पर क्या हुआ, एक पूरा का पूरा सेल ही गायब हो गया। अब एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, ये इतनी बड़ी हो जाएगी। यहां पर देखिए इतनी बड़ी रेडियाई है, माप करके देखेंगे तो भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग धनायन की त्रिज्या को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर इसको हम स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि धनायन बनने पर कोषों की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे धनायन की त्रिज्या छोटी हो जाती है। धनायन की त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये था धनायन की त्रिज्या। नेक्स्ट केस है ऋणायन की त्रिज्या के बारे में देखते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आपको तुलना कैसे की जाती है, तुलना करने के लिए जैसे मैं आपको यहां पर दे दें, चलो मैंने आपको दे दिया कि यहां पर देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल है Fe+2 या Fe+3, ये एग्जाम्पल में आपको दे दे कि Fe+2 और Fe+3 दिया है। अब इन दोनों में कंपेयर करके आपको बताना है कि किसकी त्रिज्या बड़ी है और किसकी त्रिज्या क्या है। अभी सिर्फ धनायन का केस देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, इसके बाद देखेंगे ऋणायन के केस को। यहां पर आपको बताना है कि किसकी त्रिज्या बड़ी है, किसकी त्रिज्या क्या है, छोटी है। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या Fe+2 की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया है, लेकिन यहां पर लिखेंगे हम लोग धनावेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या या त्रिज्या का मान इस तरीके से लिख लें, त्रिज्या का मान घटता है। धनावेश बढ़ने पर त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग दोस्तों। सॉरी दोस्तों, लाइट के इशू बने रहते हैं यहाँ पे।
तो अगर धनावेश बढ़ने पर त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। इसको दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए जो जेड बाई ई की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। यहाँ पर जेड का मान क्या है, एफ ई के लिए जो जेड बराबर आता है, जेड का मान आता है 26। तो जेड बाई ई अगर आप लोग निकाल देंगे तो 26 और ये बाई किसके हो जाएगा, 24 के। 26/24। यहाँ पर ये एफ ई प्लस 2 के लिए है दोस्तों। अगर हम लोग इसके लिए निकालें जेड बाई ई का मान तो ये निकालेंगे हम लोग 26 बाई, अब ई यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें तो 24 है, इसमें कितने बचेंगे, इसमें बचेंगे 23। यानी यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसका मान जेड बाई ई का मान इसके मान की तुलना में ज्यादा होगा। तो जिसके लिए, जिस परमाणु के लिए, जिस आयन के लिए जेड बाई ई का मान ज्यादा हो, इस बात को आप लिख भी लेंगे दोस्तों। जब भी कभी भी वीडियो देखा करिए दोस्तों तो पेन और कॉपी ले करके बैठा करिए। इसके जिसके लिए जेड बाई ई का मान ज्यादा आए, जितना ज्यादा आएगा उसकी रेडियाई उतनी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। उसकी रेडियाई उतनी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो इसके लिए जेड बाई ई का मान ज्यादा आएगा, इसकी तुलना में डिवाइड करके आप देख भी लेंगे, इसके लिए ज्यादा आएगा। तो जिसके लिए जेड बाई ई का मान ज्यादा आएगा उसकी रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं एटॉमिक रेडियाई को। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। उसके पहले चलो यहाँ पर जगह है हमारे पास, देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे दिया है एक एग्जांपल और, Na प्लस कॉमा है और यहाँ पर दिया है Mg प्लस 2, Al प्लस 3 और Mg प्लस 2 और Al प्लस 3 और यहाँ पर आपको दे दे C प्लस 4 और यहाँ पर तुलना करने के लिए आपको दे दे कि किसके लिए एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगी, या एटॉमिक रेडियाई के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में आप लिखिए। तो यानी सबसे ज्यादा रेडियाई किसकी हो जाएगी, Na प्लस की, उससे कम किसकी होगी, Mg प्लस 2 की, उससे कम किसकी हो जाएगी, Al प्लस 3 की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों, Cl प्लस C प्लस 4 की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पष्ट लिखा है अगर धनावेश बढ़ता है तो Ri का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा सबसे। अब यहाँ पर देखिए C पर प्लस 4 है तो इसका मान सबसे कम होगा। कैसे निकालते हैं आगे भी देखते हैं दोस्तों। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेडियन की त्रिज्या क्या होती है। तो देखते हैं सेकेंड केस, रेडियन के टर्म में देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा लंबा वीडियो आज जाएगा, लेकिन फिर भी सारी टॉपिक क्लियर करके ही आज हम लोग छोड़ेंगे इसे। जैसे इसके प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखें। अब नेक्स्ट है आपका रेडियन की त्रिज्या। रेडियन की त्रिज्या, अब ये रेडियन की त्रिज्या क्या होती है, डेफिनेशन मैंने पहले ही लिखवा दिया है। केस सेकंड है, केस फर्स्ट धनायन के टर्म में मैंने बताया, केस सेकंड है रेडियन के टर्म में। जैसे मान लिया जाए Cl है और एक दूसरा है Cl माइनस, एक Cl है और दूसरा क्या है, Cl माइनस है। तो यहां पर देखेंगे आप अगर, तो ये एक उदासीन परमाणु है, इसके लिए P का मान कितना होता है 17 और E का भी मान कितना होता है 17, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों बराबर है। यहां पर देखें अगर आप तो P बराबर 17 तो होता है, लेकिन E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन और लिया है, E का मान क्या हो जाता है यहाँ पे 18 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या है, कम है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ये आप जानते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या है, अधिक है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या है, अधिक है, तो त्रिज्या जो है ये आपकी छोटी हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी। जेड बाई ई से भी निकाल सकते हैं, दोनों में भाग दे करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए मान ज्यादा आएगा, सॉरी कम आएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, कम आएगा, 17/18 0 करके जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 आएगा, जो कि 0 समथिंग से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण अगर कम होगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी,
ना ना ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अगर कम है तो त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या है, ये अगर अधिक है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखते हैं इसके लिए, अगर Cl की हम लोग बात करें, Cl जब उदासीन है, ये कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका 287, और जब ये Cl माइनस के टर्म में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 आएगा, 288 आएगा। अब यहां पर देखिए, ये Cl का न्यूक्लियस है, ये इसके बाहर की क्या है, कक्षाएं हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 है दूसरे सेल में, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये सी संरचना है इसकी। लेकिन इसकी अगर संरचना हम लोग बनाएं तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बनेगी, एक सेल, ये दूसरा सेल, और ये क्या है, ये तीसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। यहां पर देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और सॉरी 8 हो जाएंगे, ये हो गया। और तीसरे में भी कितने हैं, 7 हैं। तीसरे में क्या है, पहले से 7 हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या है, इसकी तुलना में दोनों का कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, यहाँ पे कम है। लेकिन सोचो, अगर यहीं पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आप डालने की कोशिश कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगाएगा। लेकिन अगर आप एनर्जी देकर के इसको इसमें इंटर करवाते हो तो सेल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और अगर सेल फैल जाएगा तो न्यूक्लियस से और उसके बाह्य कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और अगर दूरी बढ़ेगी तो रेडियन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो एक नोट भी हम लोग लिखेंगे कि रेडियन की जो त्रिज्या होती है, रेडियन की, या इस तरीके से लिख लें, ऋणावेश बढ़ने पर, ऋणावेश बढ़ने पर रेडियन की त्रिज्या बढ़ती है। अगर कोई आवेश नहीं है और उस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन और एब्जॉर्ब करवाना चाहेंगे आप, तो जो माइनस वाला पार्टिकल आएगा वह उसके रेडियाई को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे कि यहां देखते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे एग्जांपल में है Cl माइनस या F माइनस ले लेते हैं। यहाँ पे F माइनस है, O माइनस 2 है, एक है N माइनस 3, और यहां पर है C माइनस 4। आपको यह चेक करना है कि इसमें से किसकी रेडियाई सबसे ज्यादा है। तो रेडियाई इसकी सबसे ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर धनावेश क्या है, ज्यादा है। अगर आप Z/E से चेक करना चाहो तो भी चेक कर सकते हो आप। F का 9 होता है और एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो 10, तो 9/10। इसके लिए कितना हो जाएगा, 8/10। इसके लिए 7/10, इसके लिए 6/10। देखिए आप, 9/10 क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 10 नीचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और Z ऊपर क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पर ये आएगा सॉल्व करने पर 0.9, ये 0.8, और ये 0.7, और ये 0. किसके हो जाएगा, 6 के, 0. किसके, 6 के। तो Z/E का मान जिसके लिए ज्यादा उसकी रेडियाई उतनी क्या, कम। तो C-4 की रेडियाई सबसे ज्यादा हो जाएगी और N-3 की उससे कम, O-2 की उससे कम, और F- की सबसे कम हो जाएगी। क्रम हो जाएगा किसका, इनके आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये था रेडियन की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से रेडियन की त्रिज्या को निकाला जाता है। क्लियर है दोस्तों, कई तरीके मैंने बता दिए। अगर ये तरीका आपको क्लियर है तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आप बस इतना जानते रहिए कि अगर ऋणावेश बढ़ता है, ऋणावेश क्या करता है, बढ़ता है,
तो उस कंडीशन में जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। एक छोटा सा टर्म और है दोस्तों कि परमाणु त्रिज्या किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण या इसी को आवरणीय प्रभाव बोला जाता है, इस पर निर्भर करती है। अगर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को शील्डिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। कोई भी त्रिज्या होगी वो बढ़ेगी। लेकिन अगर जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या का मान घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तो फिर देखते हैं कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो ये देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इस टॉपिक का, रेडियन की त्रिज्या का। तो दोस्तों ब्रेक करते हैं आज यहीं पे। कैसा लगा मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे दोस्तों। कल मिलते हैं, देन बाय टू ऑल ऑफ यू।